आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है आत्मा का बदला। ये कहानी है पीतमपुर नगर की। वहां पर पिछले 1 महीने से कुछ अजीब सी घटनाएं घटित हो रही थी, जिसे देखकर गांव वाले बहुत ज्यादा डर जाते थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके गांव में ऐसा क्यों हो रहा है। इन घटनाओं की वजह से सभी गांव वाले बहुत ज्यादा डरे रहते थे। इसी वजह से सभी लोग शाम होने पर अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे और शाम होते ही अपने घरों में छुप जाया करते थे। शाम को वो गांव एकदम सुनसान जगह में परिवर्तित हो जाया करता था। सभी गांव वालों को रात को किसी की पायल की छन छन की आवाजें सुनाई देती थी। जब से गांव में ये सब घटनाएं घटित होनी शुरू हुई, उसी दौरान गांव में 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। पूरा गांव इसी वजह से बहुत ज्यादा डरा हुआ था और सभी बहुत परेशान रहते थे। पिछले 1 महीने से लगातार ये सब हो रहा था। अब फिर से 1 महीने बाद गांव के एक और व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। तब गांव के कुछ लोग कहते हैं कि हे भगवान, ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारा गांव कितना अच्छा था, सभी यहां पर हमेशा हंसते खेलते रहते थे, परंतु पिछले 1 महीने से पता नहीं हमारे गांव को कैसी नजर लग गई है। तब दूसरा व्यक्ति बोलता है कि हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कहते हो, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो धीरे धीरे करके इस पूरे गांव का सर्वनाश ही हो जाएगा। आखिर ये सब कौन कर रहा है और हमारे गांव में ये सब क्यों हो रहा है? हमें जल्दी से जल्दी इसका पता लगाना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तब इस बात से सभी गांव वाले सहमत हो जाते हैं और वो सभी ये निर्णय लेते हैं कि वो इस समस्या का हल निकाल कर ही रहेंगे। तब संजय ये सब बातें सुनता है, तब वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वापस अपने घर आ जाता है। फिर संजय ये सारी बात आकर अपनी पत्नी को बताता है। तब संजय अपनी पत्नी से कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि ये सब हमारी बेटी रेखा ही कर रही है। तब संजय की पत्नी कहती है कि अजय, आप ऐसा क्यों कहते हैं? हमारी बेटी भला ऐसा कैसे कर सकती है? तब संजय कहता है कि क्या तुम देख नहीं रही हो कि रेखा किस तरह का व्यवहार करती है? और पिछले 1 महीने से जब से हमारी बेटी की तबीयत खराब हुई है, तभी से गांव में ये सभी घटनाएं घटित हो रही हैं। और अगर अभी हमने जल्दी से कुछ नहीं किया तो सभी गांव वालों को कभी न कभी तो ये सब पता ही चल जाएगा, क्योंकि अब वे सभी बहुत ज्यादा क्रोधित हैं और अब वे सब जानना चाहते हैं कि आखिर ये सब उनके साथ क्या हो रहा है। इसलिए हमें उनके पता चलने से पहले ही कुछ करना होगा। दरअसल ये जो कुछ भी हो रहा था, इन सब की शुरुआत 1 महीने पहले हुई थी। उस गांव में ये संजय नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी और अपनी बेटी रेखा के साथ एक हवेली में रहता था। वो धनी सेठ था, उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था, इसलिए सभी गांव वाले उसका फैसला मानते थे। जब भी किसी गांव वाले को कोई समस्या होती तो वो आखिरी निर्णय लेने के लिए संजय के पास ही जाया करते थे। गांव की ज्यादातर समस्याओं का हल वही करता था और जो भी अंतिम फैसला होता था वो उसी का होता था। 1 महीने पहले उसकी बेटी का जन्मदिन था। वो अपने इस जन्मदिन पर 16 वर्ष की हुई थी। रेखा बहुत ही प्यारी बच्ची थी। जब सभी उसका जन्मदिन मना रहे थे, तब रेखा को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है कि मानो उसे कोई पुकार रहा हो। वो उस आवाज का पीछा करने लगती है। पीछा करते करते बाहर बगीचे तक पहुंच जाती है। जब वो बाहर बगीचे में जाती है, तब वहां पर उसे काला साया नजर आता है। उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद संजय और उसकी पत्नी रेखा को ढूंढने लगते हैं। तब उन्हें रेखा अपने कमरे में बैठी हुई नजर आती है। वो उन्हें देखकर बहुत अजीब तरीके से हंस रही थी। उस दिन के बाद से रेखा बहुत ज्यादा अजीबोगरीब हरकतें करने लगी थी और हमेशा संजय को बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखा करती थी। वो संजय को एक भी पल के लिए अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। रेखा का ऐसा व्यवहार देखकर संजय और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगे थे। रेखा कई बार तो हर रोज रात को बाहर चली जाती थी और सुबह होने पर ही लौट कर आती थी। और जब भी वे रेखा को रोकने का प्रयास करते तो वो उनके ऊपर आक्रमण करने लगती थी या उनके ऊपर कुछ चीजें फेंकने लगती थी। संजय और उसकी पत्नी रेखा के इस व्यवहार से बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगे थे।
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे वो क्या करें। तब संजय का एक नौकर उनके पास आता है और उससे कहता है कि मालिक, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूं जो कि बहुत ही ज्ञानी बाबा है। आप एक बार उन्हें बुला लीजिए, मुझे लगता है कि वो जरूर आपकी इस समस्या का हल निकाल देंगे। तब संजय कहता है, ठीक है, अगर तुम कहते हो तो हम एक बार उनके पास चले ही लेते हैं। तुम मुझे भी बताओ वो बाबा कहां पर रहते हैं, मैं आज ही उनसे बात करने उनके पास जाऊंगा। उसके बाद संजय और वो नौकर उस बाबा के पास चले जाते हैं और वहां पहुंचकर वे उन्हें सारी समस्या बता देते हैं कि किस प्रकार उनकी बेटी का व्यवहार पिछले 1 महीने से बदल रहा है और उसी दिन से गांव में इस तरह की घटनाएं भी घटित हो रही हैं। उसके बाद वो तांत्रिक बाबा कहते हैं, ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे घर पर आकर सब देख लूंगा। उसके अगले दिन ही बाबा संजय के घर जाते हैं और जब वो वहां पर आते हैं तब रेखा उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्से से देखती है। जब बाबा रेखा को देखते हैं तब वो सारी बात समझ जाते हैं। रेखा बाबा को देखकर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है और वो उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, परंतु वो बाबा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती। उसके बाद बाबा संजय से कहते हैं कि मैं कल ही तुम्हारे घर के आंगन में हवन करूंगा, तुम रेखा को वहां पर ले आना। तब संजय बाबा से कहता है, परंतु बाबा, रेखा तो हमें अपने कमरे में भी नहीं आने देती और जब भी मैं उसके पास जाता हूं तो वो मुझे क्रोधित होकर देखने लगती है, वो हमारा कहना भी नहीं मानती। अब आप ही बताइए कि ये कैसे संभव होगा, वो हवन में कैसे बैठेगी। तब बाबा कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम ये माला ले लो और तुम इसे रेखा के सामने रख देना, तब वो कुछ भी नहीं कर पाएगी और तुम उसको जैसा करने को कहोगे वो वैसा ही करेगी। उसके बाद संजय बाबा से माला ले लेता है। फिर अगले दिन बाबा संजय के आंगन में हवन की तैयारी करते हैं। उसके बाद संजय और उसकी पत्नी वो माला लेकर रेखा के कमरे में जाते हैं। पहले तो रेखा उन्हें देखकर बहुत ही क्रोधित हो जाती है और उनके ऊपर आक्रमण करने लगती है, परंतु उसके बाद संजय की पत्नी वो माला रेखा के सामने ला देती है, जिसे देखकर रेखा डर जाती है और उसके बाद संजय और उसकी पत्नी उसे माला की सहायता से रेखा को आंगन में हवन कुंड के पास ले आते हैं। बाबा ने वहां पर अपनी सामग्रियों की सहायता से एक बड़ा सा गोल घेरा बना रखा था, जिसके अंदर वे रेखा को बिठा देते हैं। उसके बाद रेखा उस घेरे से बाहर नहीं निकल पाती। उसके बाद बाबा हवन करना शुरू कर देते हैं। रेखा हवन में बैठ नहीं पा रही थी, वो बहुत जोर से चिल्ला रही थी, परंतु बाबा अपना हवन जारी रखते हैं। रेखा संजय की ओर देखकर बहुत ही गुस्से में चीखते हुए कह रही थी कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मारकर ही रहूंगी। उसके थोड़ी देर बाद रेखा बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर रेखा वहीं पर बेहोश हो जाती है। तब बाबा अपनी आंखें बंद करते हैं और वो रेखा की सारी बातें समझ जाते हैं कि रेखा आखिर ये सब क्यों कर रही है। उसके बाद बाबा संजय से कहते हैं कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे कारण ही हो रहा है। तब संजय बाबा से कहता है कि बाबा, मैं आपकी बात नहीं समझा, आखिर ये सब मेरी वजह से क्यों हो रहा है। तब बाबा संजय से कहते हैं, क्या तुम मधु नाम की लड़की को जानते हो। पहले तो संजय को कुछ भी याद नहीं आ रहा था, परंतु जब बाबा संजय से कहते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि मधु के पिता एक रमन नाम के व्यक्ति थे, उसने तुमसे अपनी बेटी के विवाह के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे, परंतु वो कुछ समय से तुम्हारा ब्याज नहीं चुका पा रहा था, इसलिए तुमने अपने कुछ आदमियों को उसके पास अपने पैसे वसूल करने के लिए भेजा था, परंतु तुम्हारे आदमियों ने उसे इतना मारा कि उसने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए थे। ये सब होते हुए उसकी बेटी मधु ने देख लिया था और जब वो तुम्हारे पास मदद के लिए आई और उसने तुम्हें सारी बात बताई, तब तुमने उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया और अपने आदमियों का ही पक्ष लिया था। उसके बाद मधु वहां से चली गई थी और वो गांव वालों के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ आवाज उठा रही थी। तब संजय को सब याद आ जाता है और वो बाबा से कहता है कि बाबा, मेरा यकीन मानिए, मैं कुछ भी नहीं जानता था कि उन्होंने सच में ऐसा किया है। उस समय मुझे यही लगा था कि वो लड़की मेरे आदमियों पर झूठा इल्जाम लगा रही है और मैं कभी भी उन्हें किसी को मारने के लिए नहीं कहता, मैंने तो केवल उन्हें रमन को डराने के लिए ही भेजा था। तब बाबा कहते हैं
कि तुम्हारे आदमियों ने उसके बाद जाकर मधु को भी मार दिया था ताकि वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करवा सके। इसलिए मधु की आत्मा को शांति नहीं मिली और उसने तुम्हारी बेटी के शरीर पर कब्जा कर लिया, जिसकी सहायता से उसने उन तीनों आदमियों को मार डाला है और अब वो तुम्हें भी मारना चाहती है। तब संजय बाबा से कहता है कि बाबा, कृपया करके आप मेरी सहायता कीजिए। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं बिल्कुल बेकसूर हूं बाबा, कृपया करके आप मेरी सहायता कीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैंने उस समय सही निर्णय नहीं लिया था। ये सब मेरे कारण ही हुआ है। मेरे कारण मेरी बेटी और सभी गांव वालों को इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बाबा, आप कृपा करके कुछ कीजिए, मेरी बेटी को बिल्कुल ठीक कर दीजिए। मैं अब उसे ऐसी हालत में और नहीं देख सकता बाबा। उसके बाद बाबा कहते हैं कि संजय, अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। जब उसे होश आएगा तब उसे पिछले कुछ दिनों का कुछ भी याद नहीं रहेगा कि उसने पिछले 1 महीने में क्या किया और उसके साथ क्या क्या हुआ है, क्योंकि अभी उसके शरीर पर उसका काबू बिल्कुल भी नहीं है। इस आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर रखा था। परंतु तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारी बेटी कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके कुछ दिनों बाद रेखा बिल्कुल ठीक हो जाती है, परंतु उसे अपने पिछले कुछ दिनों की कोई भी घटना याद नहीं रहती और गांव में हुई सारी अजीबोगरीब गतिविधियां भी बंद हो जाती हैं। उसके बाद सभी गांव वाले खुशी खुशी पहले की तरह रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम कभी भी न्याय करते हैं तो हमें दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुननी चाहिए और जो पक्ष सही है उसी के हित में हमेशा फैसला लेना चाहिए। हमें कभी भी इस तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए कि इस पक्ष के व्यक्ति तो हमारे जानकार हैं तो ये हमेशा सही होंगे, बल्कि हमें सोच समझकर ही फैसला लेना चाहिए, क्योंकि न्याय करते समय कोई भी अपना या पराया नहीं होता। और इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो कृपया करके हमें भेजें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके सुझाव से हम और बेहतरीन कहानियां प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर कौन कौन सी कहानियां देखना चाहते हैं, कृपया हमें आपके टॉपिक सुझाएं और हम उन पर कहानियां तैयार करेंगे। रहिए सदैव स्पिरिचुअल टीवी के साथ और हमेशा खुश रहिए।